हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके हम लोग करने वाले बच्चा आपके आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उसकी आप लोगों को पता है, इसमें हम आप लोगों के एमसीक्यूज, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तीनों ही हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। एंड इससे पहले जो हम लोगों की यहाँ पे चैप्टर रहा है वो हम डिटेल में समझ चुके हैं। 2 पार्ट्स बने हैं। लाइन बाय लाइन चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। इसके बाद हम लोगों ने इसके नोट्स यानी कि वन शॉट में रिवीजन भी डिस्कस करी थी। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि मैं प्लान कर रही हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं हर एक चैप्टर से, उसकी एक सीरीज लेकर आने का। एंड उसमें काफी रिक्वेस्टेड है आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियल एरा इन इंडिया। सबसे पहले मैं उसकी वीडियो लेकर आऊंगी। बट अभी यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला पार्ट है, इसमें चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 बचा है। अगर उससे अलग आपकी चैप्टर कोई भी रह गया है 1 से लेकर के 7 के बीच में, 2 के अलावा बाकी जो 6 चैप्टर्स है ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसकी वन शॉट, इसका डिटेल, मतलब एवरीथिंग सब कवर्ड है। चैप्टर नंबर 2 के भी आपके सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही रह गए हैं। बाकी वन शॉट और डिटेल उसका भी कवर अप है। आप लोग उन वाली वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो एंड थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्राइज ऑफ मराठास वाले चैप्टर को, कॉलोनियल एरा को, इन चैप्टर्स को आप बहुत प्यार दे रहे हो। एंड उसी के बेसिस पे सबसे पहले मैं उस वाली सीक्वेंस में, उस वाली सीरीज में आपके चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियल एरा इन इंडिया, इसी के मैं आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि जो एमसीक्यूज वगैरह हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट वगैरह हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट का लिंक डाल दूंगी। उसको मैं सेपरेट करूंगी वैसे अब, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर का नाम पढ़ा था या चैप्टर के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मैंने बहुत क्लियरली कहा था इसका मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो जो उसमें हम इनपुट्स लगाते हैं, सबको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज वो सब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। वो सब होते हैं उसके इनपुट्स। और जो वहां से निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं आपका आउटपुट। अब ये बात क्लियर थी कि जब भी हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो भी हमारी चीजें लगती हैं एज इनपुट के रूप में, उसकी हेल्प से हम फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो फैक्टर्स थे उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला था हमने? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर जो बन के आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका आउटपुट्स, जो प्रॉपर हमारा आउटकम निकल कर आया है, जो हमारे रिजल्ट्स या फिर जो भी गुड्स बनकर निकला है। ये बात बहुत क्लियर थी। हम देखो वही बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये, इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं या उसका यूज करते हैं प्रोड्यूस करने में। उन रिसोर्सेज का मैंने अभी क्या बोला? इनपुट्स है वो। तो यहाँ पे कहीं इनपुट्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या आंसर होगा इसका? होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने, LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या आसमान में कोई चीज बना लोगे? नहीं ना। क्या बिना लेबर के कोई चीज बन जाएगी? नहीं ना। क्या बिना पैसों के या बिना किसी मशीन के बन जाएगी? अगर बिना मशीन के बन जाएगी लेबर लगाकर, लेकिन वो भी क्या, बिना किसी लेबर के या बिना पैसों के नहीं बन सकती। बेसिकली बिना मशीन के तो बन जाएगी। और एंटरप्रेन्योर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि रिस्क लेता है, जो देखता है कि आसपास क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझकर फिर वो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, उस टाइम पर्सन को हम बोलते हैं आपका एंटरप्रेन्योर। ये हमने चीजें पढ़ी हुई है। दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। बाकी जो कुछ चीजें बीच में आएंगी मैं वहां पे उसको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। और मैंने बोला कि भाई ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछ रहे हैं कि इन चारों फैक्टर्स में से यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो नहीं है। अब देखो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, पर एंटरप्रेन्योर नहीं है। उसकी जगह यहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो ये इसका फैक्टर नहीं है प्रोडक्शन का। हमने आगे पढ़ेंगे हम कि चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे एडुकेशन है, चाहे ट्रेनिंग है, ये सब प्रोडक्शन की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि इसमें हेल्प करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ है, और अगर हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं है,
उस काम को करने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, वो काम कहीं न कहीं स्टॉप हो जाएगा, कहीं न कहीं इनएफिशिएंट रहेगा, प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी स्लो हो जाएगा। अगर ट्रेनिंग नहीं दी हुई है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या फैक्टर्स वो 4 रहेंगे, ये सब उसके फैसिलिटेटर्स हैं, जो उसको प्रोड्यूस होने में या काम होने में हेल्प कर रहे हैं कहीं न कहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है? इसलिए उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, इन सबको। देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? नेचुरल रिसोर्स है या फैक्टर है या फिर फैसिलिटेटर है जो कि कहीं न कहीं प्रोडक्शन की एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है जी? अब देखो मैंने बोला था लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेबरगिरी करना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर की बात नहीं हो रही है, ठीक है? नॉर्मल पर्सन भी यहाँ पर लेबर होता है और वो ह्यूमन कैपिटल बाद में बनता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है समझाऊँगी अभी। लेकिन लेबर क्या है? हर वो पर्सन जो कि कहीं न कहीं फिजिकल एफर्ट लगा रहा है, अपने दिमाग का एफर्ट यानी कि मेंटल एफर्ट भी लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है उस काम को पूरा करने में, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड लेबर। तो यहाँ पर देखो क्या है कि वो आप फिजिकल और मेंटल एफर्ट दोनों लगा रहा है उसको प्रोडक्शन को करने में। ये आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की कि आखिर ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? लेबर ने अपना दिमाग लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। लेकिन जब पर्सन के पास एक्सट्रीम नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर स्किल की, स्पेशलाइज़्ड स्किल है उसकी, इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं, दैट पर्सन वो जो पर्सन होगा वो कहीं न कहीं ज़्यादा रोल प्ले करेगा, ज़्यादा उस चीज़ को बेनिफिट करेगा, वो चीज़ प्रोड्यूस होने में या वो चीज़ बनने में। समझ रहे हो इस बात को? अगर एक पर्सन जो एक पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट सब लगा रहा है। बट एक पर्सन है जो कि अपनी नॉलेज से, जो कि अपनी एक्सपर्टीज से, अपने स्किल से उस काम को और एफिशिएंट वे से कर रहा है। तो वो जो पर्सन होगा वो ह्यूमन कैपिटल होगा। मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारी बच्ची का एक बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख के लास्ट में कहा था, मैम यू आर आल्सो हेल्पिंग मेनी स्टूडेंट्स, मतलब आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हो एंड यू आर आल्सो नॉट अ लेबर बट अ ह्यूमन कैपिटल। उनको जब बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं तो लिटरली दिल से बहुत थैंक यू मतलब ऐसे निकलता है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ जब आपके एफर्ट्स को कोई समझ रहा हो, आपकी चीज़ों को मान रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ से आप खुद उस चीज़ को बड़े होके समझोगे। बट कमेंट्स आना अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, बगिया पता नहीं क्या होता है आगे मतलब ऐसा ही कुछ होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कहती हूँ कई बार कि कमेंट करा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करा करो बिकॉज़ आई नो प्रीवियस 5-6 दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैंने बताया भी था इंस्टाग्राम वगैरह पे। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम का भी एक अपडेट है जो कि आपको आगे मैं लास्ट में दूँगी वीडियो के। चल हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले बाद में इंस्टा की बातें करेंगे। बहुत रील्स देखते हो आप लोग। चलो, कहते हैं ह्यूमन कैपिटल मैंने क्या बोला? क्या है ह्यूमन कैपिटल? कि बेसिकली जहाँ पे अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपर्टीज़ से आप हेल्प कर रहे हो। तो क्या है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी है लेबर की, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास वो क्वालिटी है उस चीज़ की, तो आप उस काम को एफिशिएंटली और जल्दी से और अच्छे से करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके चैप्टर में एक पॉइंट आया था केज़ियन कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि जो आगे पढ़ेंगे वैसे इसको हम कि केज़ियन कॉन्सेप्ट बेसिकली कौन सी कंट्री का था? जर्मनी का, इंडिया का, जापान का है, कहाँ का? तो इट वाज़ ऑफ जापान का था। क्या था कॉन्सेप्ट? वो अभी आगे बताऊँगी किस तरीके से वो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट वगैरह की बात थी, आगे पढ़ेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। अब देखो लिटरेसी की बात आई है। आई होप आप लोगों को ये चीज याद होगी कि हाँ जी लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं हम लोग। लिटरेट पर्सन कौन होता है? एक पर्सन, एक बच्चा लिटरेट कब कहलाया जाएगा? जब वो जो पर्सन है वो 7 साल का हो या 7 साल से ऊपर का हो, पर वो पढ़ सकता है और लिख सकता है, हु कैन एबल टू रीड एंड राइट। एबल टू रीड जो कि पढ़ सके और लिख सके, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम पे उसको चाहिए, तो वो चीजें वो कर सके, तो वो पर्सन, वो बच्चा क्या होगा? लिटरेट होगा। तो कहते हैं कि लिटरेसी जो है वो ज़रूरी क्यों है? आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 द डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या पढ़ा था हमने? क्या होता है ये? कि जब भी आपकी कंट्री में अगर जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, यानी कि इसी को बेसिकली हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वही हमने बोला है कि जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यंग है, जो इंडिपेंडेंट है, वो लोग ज़्यादा है। और बेसिकली वो कौन से कौन सी एज ग्रुप होता है? 15 से लेकर के 64 का, इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो 1 टू 15 यानी कि लाइक जो 0 से लेकर के 14 तक का हुआ आपका, इसे हम लोग बोल देते हैं आपका जो डिपेंडेंट है।
और इवन जो 65 अबव होते हैं वो भी सब क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है भाई, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो तो कमाने जाएंगे नहीं, और ये बच्चे हैं तो ये भी नहीं कमाएंगे। कमाएगा कौन? ये कमाएंगे, हम लोग कमाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, which ancient text provide guidelines on design and craftsmanship? कहते हैं कौन सा वो टेक्स्ट था जो कि क्राफ्ट पे और डिजाइन वगैरह पे, इन सब पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा था। वो शिल्प सूत्र, शिल्प का हाथ के जो शिल्पकार होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ पे शिल्प शास्त्र इसका नाम है, शिल्प शास्त्र। ठीक है जी। अब देखो बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल इंक्लूड्स, क्या कैपिटल, क्या क्या चीजें कैपिटल में होती है? तो क्या गया यहाँ पे, कैपिटल का मतलब क्या था? क्या कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है? नहीं, कैपिटल का मतलब आपका मनी भी है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो कि आप बना रहे हो, लाइक मशीनरी बेसिकली। कौन हो गई? मशीनरी हो गई, ये आपका कैपिटल के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, लार्ज कंपनीज रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू, की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? पब्लिक के थ्रू मनी रेज करती हैं। तो कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मनी रेज कर रही है पब्लिक के थ्रू, कैसे? स्टॉक मार्केट के थ्रू। हमने पहले पढ़ा हुआ है वो किसके थ्रू वो करती हैं, आपका स्टॉक मार्केट के थ्रू जो बचा है वो आपका करती हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि हमने देखा था जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने जो शेयर्स हैं उसको वो सेल करती हैं, तब जाके उसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज आपके अपने शेयर्स को सेल करती हैं, बाय करती हैं। दैट मार्केट इज कॉल्ड आपका स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 12, द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू शेयर होल्डर्स। अब जो जिन भी लोगों का कंपनी में शेयर होता है ना, 10% शेयर, 20% जो भी है, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जिसका भी कंपनी में शेयर है। ठीक है जी। अब उनको जो हम प्रॉफिट देते हैं, फॉर सपोज कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट बनाया एक साल में, उसमें से हम जो शेयर होल्डर्स को देंगे ना, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ना तो वो रेंट होता, ना वो सैलरी होता, ना वो इंटरेस्ट होता, बल्कि उसको हम नाम देते हैं प्रॉपरली आपका डिविडेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 13, जेआरडी टाटा का जो है जन्म कहाँ पर, बेसिकली कब हुआ था? बेसिकली इट वाज इन 1904। आई होप ये आपको फैक्चुअल डाटा है, आपको ये वाली चीज याद होगी। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट था कि जो जेआरडी टाटा थे उनके द्वारा बनाई गई इंडिया की पहली एयरलाइन का नाम क्या था? टाटा है तो उनका नाम था टाटा एयरलाइंस। क्या नाम था उनका? टाटा एयरलाइंस, जो कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले उसका नाम जो है बेसिकली उसको जो है परचेज भी कर लिया गया उनके द्वारा। एंड अब जो है इसका नाम हो चुका था कुछ टाइम बाद ही एयर इंडिया। क्या नाम हुआ था इसका? एयर इंडिया। ठीक है जी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑनलाइन पोर्टल हेल्प्स पीपल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज? कौन सा वो प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सा वो पोर्टल था जो कि लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज देखने में हेल्प करता है? हमने अपनी आपकी बुक में दो पोर्टल्स पढ़े थे, एक था स्वयं वाला और एक था एनएससी वाला। तो यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा? जो स्वयं वाला था बेसिकली वो आपकी पढ़ाई के लिए था, लेकिन जो एनएससी वाला था यानी कि नेशनल करियर सर्विस, वो आप लोगों की जॉब के लिए था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं विच फैक्टर्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज? देखो यहाँ पे या तो चार ऑप्शंस आए आपके पास, मतलब बेसिकली चारों हों, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं था। अच्छा, इसमें से जो कुछ एमसीक्यूज थे मैंने कुछ वेबसाइट्स पे से उतारे हुए थे, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको लिख दूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि वेबसाइट के थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मतलब मैंने खुद से ही बना रखे थे आपके, जैसे मान लो यहाँ के जो स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन थे, तभी देखो यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा रह गया। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10-15 जो क्वेश्चन थे आप लोगों के, वो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट थी, मुझे उसका नाम भी नहीं याद शायद से, वहां से आई थिंक विकीपीडिया वगैरह से मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया था। उसके बाद फिर मुझे कुछ लगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, बिकॉज वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो मैंने फिर उसको हटा दिया उसके बाद। एंड यहाँ पे मैंने उसके बाद फिर खुद से, जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ आप लोगों के, फिर मैंने वैसे ही करा। तो बट ठीक है, ऊपर वाले भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा अच्छे नहीं लगे वो, तभी देखो बहुत छोटे-छोटे, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से यहाँ पर थे वो। इसमें से एक केज़न का यहाँ पे याद रखना, ये मुझे अच्छा लग रहा था उसमें से। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, हालाँकि क्वेश्चन बाद में मैंने डाल रखा है तो इसलिए एज़ सच मुझे वो नहीं लगा। एंड यहाँ से जो था 11th क्वेश्चन के बाद से फिर मैंने वो खुद ही करे थे वो, बिकॉज़ मुझे एज़ सच वो मज़ा नहीं आ रहा था उसके अंदर। चलो ख़ैर ठीक है। अब देखो, कहते हैं कौन से फैक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमने यहाँ पे कंबाइन किया। देखो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन में पहले डालने वाली थी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर आपके सामने दो ऑप्शंस आए जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, आप उसको टिक करके आना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी, ये आपका साथ में है। तो आप यहाँ पे इसी वाले को टिक करके आओगे, यानी कि आंसर नंबर सी इसका होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, एग्रीकल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है ये क्या है?
एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, देखो हाथ से काम हो रहा है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, आपके दो प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव, हमने ये लाइन पढ़ी हुई है बुक्स में वैसे तो आपके चैप्टर में ही। एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है जो चीज ज्यादा है। तो देखो एक कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती है जो कि लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि वहां पे लेबर जो है ज्यादा काम करती है, उसकी ज्यादा हेल्प होती है, नीड होती है बेसिकली। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हमें कैपिटल की यानी कि पैसे की और मशीनरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, टाइप्स होते हैं। अब देखो मान लो फॉर सपोज अगर हम हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं, अगर हम हाथ से कोई कलाकारी कर रहे हैं, अगर हम कोई क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमें हाथ की कलाकारी ज्यादा चाहिए, तो यानी कि वो जो इंडस्ट्री होगी वो आपकी लेबर इंटेंसिव होगी। लेकिन अगर हम मशीन से कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कपड़ा बना रहे हैं, हम डाइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव है, बिकॉज वहां पे हमारी कैपिटल ज्यादा लग रही है, चाहे पैसा हो चाहे मशीनरी हो। समझे इस बात को? तो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट क्या है आपकी लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी, ना तो ये है ना ये है। और कंस्ट्रक्शन में भी क्या लोग बाग बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं ना, लोग बहुत लग रहे होते हैं। लेकिन जब हम चिप्स वगैरह बनाते हैं सेमीकंडक्टर की, जो आपकी मोबाइल फोन वगैरह में यूज होती है, ठीक है, यहाँ पर सब में लगती है, तो उसमें आपकी जो है क्या है वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव होती है। बिकॉज इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ही लिख दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंस इफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मिसिंग और मिसयूज? क्या होगा अगर कोई एक फैक्टर जो है वो ना हो, या उसके ना होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, जैसे हमने बुक में पढ़ा भी था हमने लाइन। तो क्या होगा भैया, या तो प्रोडक्शन जो है काफी इनएफिशिएंट हो जाएगी, काफी दिक्कत होगी, काफी डिले होगा, या वो रुक ही जाएगी। हॉल्ट हो जाना मत का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। क्वेश्चन नंबर 20, नेटवर्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड गुड्स से, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो नेटवर्क लगता है प्रॉपरली, उस नेटवर्क को जो इंक्लूड होता है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों को आपसे ये पूछा गया है, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली दैट वाज कॉल्ड सप्लाई चेन। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग बोलते हैं आपका सप्लाई चेन। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है जी। व्हाई शुड नेचुरल रिसोर्सेज बी यूज केयरफुली? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने पढ़ाया था ये पॉइंट, कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतने आराम से केयरफुल तरीके से क्यों करना चाहिए? भैया जाहिर सी बात है, वो जो है बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, तो आप उसका कैसे भी इस्तेमाल करो, बल्कि वो लिमिटेड है। कहते हैं कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस लीक होते हैं जब हम सही तरीके से स्मार्टफोन को डिस्पोज नहीं करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आएगा आपका लेड एंड मरकरी। क्या आएगा इसके अंदर? आएगा लेड एंड मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर 23, यूजिंग रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। पहले भी समझा रखा है कि जब भी हम आज के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, और तब हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो आगे की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड टू नो दिस वेरी 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 वेल। ठीक है जी, इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24, CSR एम्स यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि सोशल कंसर्न्स, जो इन्वायरमेंट के कंसर्न्स है, उनको एड्रेस करे। ऐसा ना हो कि अपना ही अपना काम करते रहें और पोल्यूशन फैलाते रहें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सोसाइटी का, उनको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किनकी? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेसेस की। सोशल यानी कि सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को ध्यान रखने की, उनको नुकसान बेसिकली ना पहुंचाने की। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया मेड सीएसआर मैंडेटरी। इंडिया ने क्या किया? सीएसआर को मैंडेटरी किया था, यानी कि बहुत जरूरी, कम बेसिकली कंपल्सरी कर दिया था। एंड इट वाज इन 2014 में जब ये करा गया था, कि रूल्स आए थे इसके, 2% जो है आपको अपने नेट प्रॉफिट का रखना ही रखना है। दैट वाज कॉल्ड एज सीएसआर। समझ गए आप लोग ये वाली चीज? अब आप लोगों की यानी कि एमसीक्यू वाला जो पार्ट था वो हमारा यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जो हम नेक्स्ट करेंगे आप लोगों का, दैट विल बी ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हम लोग जरा यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या आएगा, व्हाट इज आ प्रोडक्शन प्रोसेस? अब देखो भैया प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब मैंने कहा था प्रोडक्शन प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा प्रोसेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज मेड बिफोर इट रीचेस टू द कंज्यूमर। भाई मैंने पहले ही कहा प्रोडक्शन प्रोसेस का, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, जब तक वो कंज्यूमर के पास ना पहुंच जाए, वो सब, सॉरी, वो सब जो है उस प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट ही रहेगी। ठीक है, जो भी आपने इनपुट्स लगाए हैं, जो आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, वो सब किसका पार्ट है? प्रोडक्शन के प्रोसेस का ही तो पार्ट है ना। बस वही पूछा गया है।
कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? एज़ आई टोल्ड यू, वो रिसोर्सेज़, वो इनपुट्स, वो फैक्टर्स जिसका आपने इस्तेमाल करा है, दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में उन इनपुट्स का, उन रिसोर्सेज का, उन फैक्टर्स का इस्तेमाल करा है, उसे हमने क्या बोला? आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं 4 फैक्टर्स कौन-कौन से हैं प्रोडक्शन के, तो वो कौन-कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। कई बार बता चुकी हूँ ये तो मैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी कैसे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, बेसिकली हमने पढ़ा है क्या रोल प्ले करती है। तो हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी वाज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट यस इट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ प्रोडक्शन, कि ये हेल्प करती है बिजनेसेस को और ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ताकि उसकी कॉस्ट कम पड़ सके, जल्दी गुड्स प्रोड्यूस हो सके। आप सोचो, आप हाथ से जल्दी बना पाओगे या मशीन से, मशीन जल्दी कर पाओगे? तो जल्दी किससे कर पाओगे? मशीन से ना। तो बस वही काम है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज लैंड मीन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड का क्या मतलब है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड का क्या मतलब रहता है? तो हमने पढ़ा था कि लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं है, वो रॉक सरफेस नहीं है, बल्कि सॉइल, बल्कि जो आपके मिनरल्स हैं, आपकी वाटर, एयर, सनलाइट, ये आपका ये सब आ गया किसके अंदर? आपका लैंड के अंदर ही आ जाता है, जिन सबका भी इस्तेमाल हम प्रोडक्शन की प्रोसेस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट करना है आपको लेबर में और ह्यूमन कैपिटल। मैंने पहले ही बोला, लेबर का काम क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाना। लेकिन ह्यूमन कैपिटल कौन होती है? वो पर्सन या वो लड़का लड़की, डजंट मैटर, बट वो पर्सन जो कि अपने इंटेलेक्चुअल से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्पेशल स्किल से उस चीज को और जल्दी, एफिशिएंटली, क्वालिटेटिवली, उस चीज को और जल्दी से, सही तरीके से, एक्सपर्टीज के साथ वो उसे कर सके, बिकॉज उसमें वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो एबिलिटी है। ठीक है जी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज़ जब, यानी कि जब हमने उस लेबर की एफिशिएंसी बढ़ा दी, जब हमने उस लेबर की नॉलेज बढ़ा दी, जब हमने उस लेबर की स्पेशलाइज्ड स्किल यानी कि एक्सपर्टीज बढ़ा दी, तो वो जो पर्सन होगा, वो जो लेबर होगी, वो क्या बन जाएगा? आपका ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हो गया जी? अब देखो, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आएँगे आपके, जो हमने पढ़ा था किस तरीके से सोशल या फिर जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है, वो किस तरीके से किसी भी काम के प्रोडक्शन में पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक जापान का कैज़िन कॉन्सेप्ट था और एक जर्मनी का जो वहाँ पे काम करने का तरीका है। तो बेसिकली जापान का जो केज़ियन कॉन्सेप्ट था, वो क्या कहता था कि हमें कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। यानी कि आप अगर रेगुलरली आप काम कर रहे हो, तो आप उसमें रेगुलरली कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करो। या तो अपने वर्क की क्वालिटी अच्छी करो, आप एफिशिएंसी और अच्छा काम करो, आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, कुछ भी करो आप, ताकि आप एक बाद में चल के कुछ टाइम बाद आप एक अच्छी लाइफ जी सको, बिकॉज़ आपने कंटीन्यूअसली इम्प्रूवमेंट एट द एंड कर ली है। अगर यही बात करूँ मैं, जर्मनी का जो काम का कल्चर था बेसिकली वो कैसा था? बिकॉज़ जो वो लोग हैं वो डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं। तो माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देते हैं कि उसमें अंदर बहुत कारीगरी पे बेसिकली बहुत ध्यान देते हैं। उस काम की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, और जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्रियल आउटपुट जो निकल कर आता है, जो भी चीज़ उनकी उस मशीन से या बनकर निकलती है, जो आउटपुट निकलता है, वो बहुत बेहतर निकलती है। एंड जिसकी वजह से हम, वहाँ पता है जो जर्मनी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड 4th लार्जेस्ट अपने अपना देश भारत है। एंड आप लोग मुझे बताना कि 1st और 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन-कौन सी है? 5th तक बताना मुझे। 1st, 2nd, 3rd तो 4th मैंने बता दी। 5th हमारे बाद की कौन सी आती है? वो भी आस-पास वाली है, समझ जाना। ठीक है? मतलब इसी क्वेश्चन के आस-पास वाली है जो 5th वाली है। बट मैं नहीं बताऊँगी, आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि 1st टू 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन-कौन सी हैं। आप लोग 8th क्लास में हो और मेरे स्टूडेंट्स हो स्पेशली, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बुक का ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, आपको सिर्फ़ वही हो। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यानी कि जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में हमसे ऊपर है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काफ़ी उनका ग्लोबल लेवल पर उनका नाम है, वर्ल्ड लेवल पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9th बेसिकली ये कुछ रिलेटेड है इसी वाले क्वेश्चन से। तो बस यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन डाला, तो मैंने डाल दिया था। हाउ डू हेल्थ केयर एंड सोशल कल्चर इन्फ्लुएंसेस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट? यानी कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में सोशल या कल्चर का इन्फ्लुएंस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कल्चर का इन्फ्लुएंस किस तरीके से पड़ता है, या हेल्थ केयर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में। देखो, पहली चीज तो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे से काम कर सकोगे, आप पढ़ाई कर सकोगे, आप नॉलेज गेन कर सकोगे, आप स्किल डेवलप कर सकोगे। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हेल्दी अच्छी नहीं होगी, तो ना तो आप मेंटली फिट हो पाओगे, ना आप फिजिकली ठीक हो पाओगे, नहीं हो पाएगा। यानी कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप होने के लिए उसकी हेल्थ तो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है।
फिर हमने पढ़ा था इसमें एजुकेशन का, ट्रेनिंग का बहुत लंबा, बहुत बड़ा हाथ होता है। आई थिंक मैंने आगे वो क्वेश्चन डाल रखा था। एजुकेशन बहुत हेल्प करती है उस चीज़ को थ्योरेटिकल नॉलेज में, ट्रेनिंग हेल्प करती है उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज में। हमने पढ़ी थी जैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में प्रोड्यूस करने में। ये सब क्या है? बिकॉज़ ये सब एट द एंड उसके फैसिलिटेटर्स है ना, हमारे फैक्टर्स ऑफ बेसिकली प्रोडक्शन के फैक्टर्स का। तो ये सब उनके फैसिलिटेटर्स हैं। ठीक है? तो कहता है ये किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अच्छा, प्लस अगर सोसाइटी का या कल्चर का इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो हमने अभी ऊपर देखा कि सोसाइटी के या कल्चर के जो प्रभाव पड़ता है वो पंक्चुअलिटी पे, डिसिप्लिन पे, बहुत हाई क्वालिटी काम पे, इन सब चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट चैलेंज डज़ इंडिया फेस डिस्पाइट प्रोग्रेस इन ह्यूमन कैपिटल? आखिर जब ह्यूमन कैपिटल में इतनी प्रोग्रेस हो रही है तब भी इंडिया क्या चैलेंज फेस करता है? तब भी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है यहाँ पर? फिर मैंने बोला इंडिया जो है अभी भी फेस करता है कुछ प्रॉब्लम जैसे कि ह्यूमन कैपिटल की। क्यों करता है वो? ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, स्किलिंग। यहाँ पर देखो चारों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी कि अभी भी हम लोग क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ की, हमेशा बोलती हूँ मैं, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल वाहियात जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बकवास। बिकॉज वही वाली चीज़ें जैसे मैंने बताया अभी कि एजुकेशन है तो मतलब प्रॉपर ना आप थ्योरेटिकल नॉलेज है बच्चों के पास, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उन बच्चों के पास। आप 10 तक की पूरी बुक्स पढ़ लोगे ना, आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई स्किल नहीं आई, आपको कुछ नहीं पता, आपने कुछ नहीं सीखा एक्स्ट्रा नया, आपने सिर्फ बुक का ज्ञान सीखा। तो ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है। आप जापान में देखोगे बच्चों को बहुत कुछ टाइम बाद ही उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व कराते हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में घुसेड़ दिया और पढ़ाई में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, नो ट्रेनिंग, नो प्रैक्टिकल थिंग, नथिंग। तो हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत ही बेकार है एजुकेशन का, कि हम लोगों का हाल ऐसा होता है पता है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी फील लाइक व्हाट स्किल डू हैव, मतलब हमारे पास स्किल कौन सी है? नथिंग, कोई स्किल नहीं है। बिकॉज़ जो ग्रेजुएशन के 3 साल इन लोगों ने पढ़ाया, हमने जो पढ़ा, उससे बाहर निकल कर उससे अलग ही हमें कोर्स करना पड़ेगा, कुछ प्रोफेशनल स्किल का, तभी कोई स्किल आ सकती है। ग्रेजुएशन के इयर्स में हमारे पास कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं होता है हमारे पास, जो कंपल्सरी हो या हमें करना हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो भाई, तो अगर तुम बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस की बात करोगे, बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत पैसा लगा के बात करोगे, आई कांट से एनीथिंग फॉर दैट। बट हाँ, अगर तुम नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो अपनी, वहाँ पे तुम्हें कुछ एडिशनल स्किल्स जो है वो नहीं सिखाई जाएँगी, बिकॉज़ हमारे यहाँ का एजुकेशन का सिस्टम बहुत ही बकवास है। और ये चीज़ मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कहते हैं आज के टाइम पे मतलब बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, वो किस तरीके से कैपिटल रेज़ करती हैं। मैंने भी ऊपर ही कहा था, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने शेयर्स को सेल करके कैपिटल को रेज़ करती हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने बिज़नेस पे। स्टॉक मार्केट होता क्या है भैया? एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपनीज़ शेयर्स को बाय करती हैं, सेल करती हैं, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे पढ़ने का सिर्फ इतना सही है कि कंपनीज़ फंड कैसे जमा करती हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट होती क्या है बस। अब ये वर्क कैसे करती है, क्या शेयर्स होते हैं एटसेट्रा, ये सब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। एंड सच बताऊँ तो 9th-10th में भी नहीं है इस बारे में कुछ भी। 11th-12th की बुक्स में तुमको थोड़ा-सा ज़रा बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, बट एज़ सच वहाँ भी नहीं है, बिकॉज़ वहाँ की बुक्स बहुत चेंज हो गई हैं। तो वही वाली चीज़ है, बिकॉज़ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। अब ये जो बुक्स चेंज हुई हैं, इतना कुछ भी इसमें आया है। प्रीवियस बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ आपको नहीं पढ़ाया गया था। 8th क्लास तक आपको पता है हमारे पास इकोनॉमिक्स होती भी नहीं थी सही से। बहुत पतली-पतली सी बुक्स थी, मतलब ना के बराबर, या उसमें कुछ नॉलेज नहीं हुआ करती थी। दैट वाज़ द हार्श रियलिटी। आई रियली वांट कि इस साल, अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इस साल जैसे आपका इस जो भी ईयर जाने वाला है, 25 में जिस तरीके से ना ये 7th-8th की न्यू बुक्स लॉन्च हुई हैं, आई रियली होप, आई रियली वांट कि अब आने वाले साल में 9th-10th की न्यू बुक्स लॉन्च हो जाएँ, सारी ही क्लासेस की, मतलब जैसे सारी ही बुक्स एसएसटी, साइंस, मैथ्स एटसेट्रा सब कुछ यहाँ पे लॉन्च हो जाए, ताकि बच्चों को एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, नई चीज़ उनको पढ़ने को मिलेगी, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट आल्सो प्रैक्टिकल स्किल्स। अब अपनी बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। कहते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बता चुकी हूँ, एक ऐसा पर्सन जो कि देखता है कि उसके आस-पास क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसने प्रॉब्लम्स को देखा, अच्छा ये दिक्कत है। उसके अकॉर्डिंग वो कोई आइडिया जनरेट करेगा, तब वो कोई बिज़नेस को स्टार्ट करेगा, कोई नई चीज़ लेकर आएगा, ठीक है? उसने क्या करा? वो चीज़, उसे हम बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। वो जो है पर्सन वो होता है रिस्क लेकर जो काम करता है। जे.आर.डी. टाटा को हम मैन ऑफ विज़न क्यों कहते हैं भैया? आगे हालाँकि इसके बारे में नोट है आगे, बट यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट था बस,
कि आखिर इनको हम मैन ऑफ विजन क्यों कहते हैं? बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमने देखा है टाटा का बहुत सारा जो परसेंटेज है ये चैरिटी के रूप में वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डोनेट करते थे। देखिए, अब तो खैर डेथ हो गई है उनकी, अब नहीं कर पाते वो, लेकिन जो टाटा थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते थे, मतलब बहुत सारा पार्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि वर्कर्स की कंडीशन पे बहुत ध्यान देते थे, सोसाइटी का वेलफेयर करते थे, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान था उनका। आज की टेक्नोलॉजी के 2 एग्ज़ाम्पल्स दो ज़रा बढ़िया-बढ़िया से। आपको पता है मैंने क्लास में ज़िक्र किया था उसका यूपीआई, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हमारी कंट्री के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमसे इंडिया से लिया भी है। एंड जीपीएस ये हमारा नहीं है बेसिकली। हाँ, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट, कि बेसिकली कहाँ से हम निकल सकते हैं, तो उसका जीपीएस ऑन कर दो, लोकेशन ऑन कर दो, मैप में देखो कहाँ से निकले ताकि कम जाम मिले बेसिकली। तो वो हमारी जो आज के टाइम की बहुत बढ़िया, बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर स्वयं क्या था? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, जो क्लास 9th के बाद से हैं, वो मूक्स के थ्रू, यानी कि कुछ इंटरफेसेस के थ्रू, कई चीज़ों के थ्रू, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे वो अलग-अलग कोर्सेज़ जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ मेंट बाय लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन? पहले ही बता चुकी हूँ इन दोनों के बारे में ही, कि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन लेबर जो है काम कर रही हो, आपको उस पे डिपेंड ज़्यादा होना पड़ रहा हो, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट, हर एक चीज़। जहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है, मशीनरी की ज़रूरत ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसे हम बोलते हैं क्या? आपका कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन इंडस्ट्रीज कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन? कि आखिर जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरीके से एनवायरमेंट का प्रोडक्शन करती हैं? हमको पता है इंडस्ट्रीज हैं तो वो एयर पॉल्यूशन तो करती ही करती है, स्मोक फैलाती है। प्लस जो इंडस्ट्रीज में से जो वाटर निकलता है, जो डर्टी और बहुत गरम-गरम खौलता हुआ पानी होता है, वो उसको डिस्चार्ज कर देती है, ड्रेन कर देती है आस-पास के रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में या पॉन्ड में, जिसकी वजह से वो भी खराब हो जाता है। एंड जो भी इनका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वो उन सबको ऐसे मिट्टी में ही ऐसे बहा देते हैं, लैंड पर ही। उससे सॉइल का और लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो होती हैं। कहते हैं बिज़नेसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वर्कर्स के लिए, जो हमने सीएसआर में पढ़ा था बेसिकली, कि वर्कर्स के लिए उन्हें क्या-क्या करना चाहिए, सही तरीके से वेजेस हों उनके, जो उनको पेमेंट मिलती है मतलब पर डे की, उसे हम बोलते हैं वेजेस, और सैलरी जो कि पूरे मंथ की आती है। वो हो गया। सही वर्किंग कंडीशन में उनसे काम कराया जाए। ओवरटाइम अगर करा रहे हो तो आप उसके पेमेंट करो उनसे, वरना आप कराओ ही मत, उस प्रॉपर टाइम पे काम कराओ। प्लस ऐसा ना हो कि आप उनसे वही जो वही वाली बात है, स्किल डेवलप नहीं हो रही है कोई, आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो कोई, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन भी करो, ये वाली बात भी यहाँ पर कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ मेंट बाय सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़? बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी डेवलपमेंट करना, उस तरीके से डेवलपमेंट करना, जब ना तो आप आज के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुँचाओ और आने वाली जनरेशंस के लिए भी आप उस रिसोर्स को बचा के रखो। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के रूप में दिखा रखा है कि आप क्या-क्या कर सकते हो, आप ऐसी कौन-सी प्रैक्टिसेस करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। दैट मीन्स आप वेस्ट मत करो, आप पॉल्यूशन मत करो, आप नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज़ वो लिमिटेड है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल भी सही रूप से करो। इस तरीके से आप प्रैक्टिसेस जो है मतलब ये कुछ सस्टेनेबल वाली है। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ तक का पार्ट आप लोगों का जो एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आप लोगों का बच्चा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका लास्ट पार्ट बच गया है। लॉन्ग आंसर्स की ज़रा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो कर ही लेते हैं, फिर जब बोल रहे हैं तब हम। ओके। कहते हैं हाउ डू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं? तो कहते हैं भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने बोला, हम इन्हें कंबाइन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, चारों के चारों को, एलएलसीई को। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हमको पता है भैया, अब ये किस तरीके से हमारे पैसों में हेल्प करता है। भाई जब भी हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हमें लोग लगेंगे, उससे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोगों को कह रहे होते हैं, आओ और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करो। आओ और तुम भी जो है पैसा कमाओ। हम ये चीज़ यहाँ पर करते हैं, और इस तरीके से इन सबको आपस में लगाकर, आपस में जुड़ाकर, मेलकर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी। कहते हैं एजुकेशन का और ट्रेनिंग का क्या रोल रहता है ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने में? जैसे मैंने बताया था अभी कि एजुकेशन जो है वो नॉलेज गेन कराने में हेल्प करता है। बेसिक लिटरेसी, एक्सपर्टीज़ लेवल तक ये सब चीज़ें भी।
लेकिन ट्रेनिंग हमें करती है रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करने में, अपने हाथ से कर प्रैक्टिकली उस काम को करने में ट्रेनिंग ही जो है वो हेल्प करती है। अगर एक बच्चा जो है फॉर सपोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो कि इंजीनियरिंग करता है, वो अपनी क्लासरूम जो उसने पढ़ा, वो कोई एजुकेशन, लेकिन जब वो जो उसने पढ़ा उसको वो किसी फील्ड पे जाकर, किसी साइट पे जाकर उसको अप्लाई कर रहा है, तब कोई काम कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी। चैलेंजेस क्या-क्या हैं भैया ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट होने में, मैंने बताया था अभी, क्योंकि सही तरीके से एजुकेशन जो है सब तक नहीं पहुँच पाती है। सबको एजुकेशन नहीं मिल पाती, यानी कि सबको ट्रेनिंग तो मिल ही नहीं पाती है। कई लोगों की हेल्थ ठीक नहीं होती है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम कई जगहों पर नहीं पहुँच पाते हैं उन सब चीज़ों को अचीव कराने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती है इस वजह से। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोगों को बताना है, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बट ठीक है बिकॉज़ फैक्चुअल डाटा था। वो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे की अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है, कोई भी साल जब एंड होता है तो साल का सर्वे हो जो भी निकल के आता है कि हमने क्या-क्या हुआ उस साल, क्या-क्या चीज़ें थी हमारे देश में उस टाइम पर, उसके बारे में बताता है। तो हमने कहा 2023-24 का टाइम जो था, उस टाइम में 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो 35 साल से कम की थी। ठीक है जी। अब यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, यंग जो है वो ज़्यादा है। अगर यंग लोग ज़्यादा है यानी कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, तो यानी कि लोग जो है ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे और कम लोग उन पर डिपेंड रहेंगे। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हम उस पैसे से एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ट्रेनिंग में, इन सब में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कैपिटल क्या होता है और ये ज़रूरी क्यों है? कैपिटल भैया मैंने बताया पैसा भी, और जो ह्यूमन ने बनाया है कोई रिसोर्स, कोई मशीन बनाई है, कोई टूल है, कोई इक्विपमेंट है, कुछ भी यहाँ पर है, उसे हम बोलते हैं आपका कैपिटल। अब ये ज़रूरी क्यों है भैया? अगर पैसा नहीं होंगे तो आप काम कैसे करोगे? चाहे आपको कोई मशीन लगानी हो, चाहे आपको रिपेयर के एक्सपेंसेस करने हो, कुछ भी करना हो, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो ज़रूरी तो वो है भैया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोडक्शन में रोल क्या होता है? एलएलसी में ई का रोल क्या है इसमें? मैंने बोला एंटरप्रेन्योर का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कि देखता है कि उसके आसपास प्रॉब्लम्स क्या है। उन प्रॉब्लम्स को देखेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर एक रिस्क लेकर एक नया बिजनेस अपने अकॉर्डिंग शुरू करेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वो क्या करेगा? जब वो कई कोई नई चीज़ शुरू कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करेगा, वो और लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहेगा। लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। बस इसका यहाँ पर यही रोल होता है। जरा जेआरडी टाटा के बारे में आपसे इनका रोल पूछा हुआ है, तो मैंने बोला काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 1904 में इनका जन्म हुआ था और बाद में टाटा ग्रुप के हेड बन गए थे। और पहले जो टाटा ग्रुप था वो सिर्फ़ एक आधा फील्ड में था, लेकिन बाद में ये बढ़ गया था और स्टील का, टेक्सटाइल, पावर इन सब में, केमिकल्स इन सब में ही आ गया था। इन्होंने इंडिया की पहली जो एयरलाइन थी उसकी शुरुआत करी थी व्हिच वाज़ नेम्ड एज़ टाटा एयरलाइंस 1932 में किया था। ज़रा इसका ईयर भी याद रख लेना अगर ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो, ठीक है? लेकिन इसका जो है नाम ह मैंने बताया था बाद में एयर इंडिया हो गया था। अच्छा, he believed businesses should work serve society and care deeply for workers। हाँ, मैंने कहा था कि इनको इसलिए हमने उनको मैन ऑफ विजन कहा था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सोसाइटी का बेनिफिट, वेलफेयर इन सब पे भी ध्यान देते हैं। एंड इनकी इन्हीं सर्विसेज, इनके एक्सट्रीम चैरिटी, इन्हीं सब के बेसिस पे इनको 1992 में इनका पहला भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। दिस वाज आल्सो अ एमसीक्यू। तो इसको भी ज़रा आप लोग कृपया करके ज़रा याद रखना इन दोनों ही क्वेश्चंस को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करो ज़रा आप लोग टेक्नोलॉजी को एज़ एन अनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। मुझे लगा था बाद में कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज़ ये दोनों ही क्वेश्चन तो नेक्स्ट वाले हैं। शायद आपकी मैम आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बिकॉज़ कहीं न कहीं क्वेश्चन थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अनेबलर कैसे है ये भैया? टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जो भी आपने नॉलेज ली है बेसिकली उसको आप अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है आपके टेक्नोलॉजी से आपका काम आसान हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है काम आसान होगा, काम जल्दी होगा और बहुत अच्छे से हो पाएगा कई जगहों पे। अब देखो टेक्नोलॉजी जैसे आज के टाइम पर है, अगर पहले भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप वो करते थे, बट दैट इंक्लूड्स थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम, कई लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो नहीं है, वो नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि किसी के पास फ़ोन है, तो जो बच्चा 18 माइनस बिलो 18 है ना,
उस पर्सन के पास there's an ऐप कॉल्ड फैम पे, वो बच्चे वो यूज़ करते हैं। मतलब मेरी भाई-बहन वगैरह हैं, तो वो 18 प्लस नहीं हुए हैं, अभी 18 के नहीं हुए हैं, तो उनके फ़ोन में फैम पे है, वहाँ पे भी क्यूआर कोड है, वहाँ पर भी ऐसे वो बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। बैंक से लिंक होता है कि उसमें वॉलेट है, हाँ, आई थिंक उसमें वॉलेट है, तो वो उसका ऐसे होता है जिसका पेटीएम नहीं है। 18 प्लस होगा तो इनका पेटीएम चालू हो जाता है। तो फिर व्हाट कि आपने क्यूआर अपना फ़ोन खोला, क्यूआर निकाला, पेमेंट कर दिया, बात खत्म। घर तू अप मैं तू अपने घर, मैं अपने घर। मतलब बहुत जल्दी वो चीज़ें हो गई हैं, तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प करी है हमारे हमारे कामों को आसान बनाने में, जल्दी कराने में, काफ़ी उसका काम किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ टेक्नोलॉजी हेल्प इन असेसिंग नॉलेज, स्किल एंड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़? भई टेक्नोलॉजी से आप कैसे नॉलेज ले पा रहे हो या जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढ पा रहे हो? पहली बात, अगर आप सिर्फ इस बुक में ना देखो, अगर आप सिर्फ स्वयं पोर्टल या फिर आप एनएससी की बात ना भी करो, तो आपको खुद भी ये चीज़ पता है आज कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपकी एजुकेशन को पाने में हेल्प कर रही है। आप घर बैठे-बैठे वेबसाइट से क्या कुछ नहीं पढ़ सकते हो, आप चैट जीपीटी से क्या सर्च नहीं कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कौन-सी वीडियो है जो आपको नहीं मिल सकती, आप क्या कोर्स करना है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई मतलब सबके लिए कह रही हूँ, ठीक है, मेकअप, फैशन, लाइफ़स्टाइल, फूड, एजुकेशन, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़, हर एक प्रोफ़ेशन, बहुत सारे कोर्सेज़ तक यूट्यूब पे सब कुछ है। दिस व्हाट टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी अगर किस तरीके से हेल्प कर रही है हमारी या किस तरीके से जॉब ढूँढने में, स्किल्स को एक्वायर करने में हेल्प कर रही है, हमें पता है ये चीज़। आप यहाँ से भी इस चीज़ को वहाँ पे समझ के अपना आंसर लिख सकते हो। बट अगर आपको बुक का ही लिखना है तो आपको वहाँ पे दिख रहा है, स्वयं के बारे में मैंने बात कर रखी है और एनएससी के बारे में बात कर रखी है। स्वयं से आप घर बैठ के अपना पढ़ सकते हो और एनएससी से आप क्या कर सकते हो, अलग-अलग सेक्टर्स में अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब जो है वो सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सप्लाई चेन। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट इसको लिखा। सप्लाई चेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो भी लोग, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन, जो भी रॉ मटेरियल, कुछ भी आप जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने से लेकर उसका ट्रांसपोर्ट करना, आगे तक पहुँचाना और जब तक वो बनकर वो चीज़ कंज़्यूमर के पास ना आ जाए। तो आपने जिन भी सब चीज़ों का इस्तेमाल करा है, आपने जो पूरा नेटवर्क लगा दिया अपना, लोगों का, ऑर्गेनाइज़ेशन का, ट्रांसपोर्ट का, कुछ भी आपने लगा दिया, जब तक वो कंज़्यूमर के पास तक नहीं पहुँच गया, वो पूरी ही चेन जो पूरा नेटवर्क बना है ना, उसे हम बोलते हैं आपका क्या? सप्लाई चेन। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं हम लोग सप्लाई चेन। आप ये याद याद रखना। सप्लाई चेन भैया ज़रूरी क्यों है? फॉर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लो, आपका एक मोबाइल फ़ोन आपको बनाना है, उसकी सप्लाई चेन कैसी होगी? आप मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जैसे बिज़नेस पॉसिबल एप्पल है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका फ़ोन आपने बनाना है, वो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, उसका सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगा? क्या आप पहले उसके स्पेयर पार्ट्स जो भी लगेंगे उसके पार्ट्स, आप उसको लेकर आओगे अलग-अलग जगहों से, वो उसमें इंक्लूड हुआ। आप उसको असेंबल करोगे, वो भी सप्लाई चेन में आएगा। असेंबल करके आप उससे कहीं न कहीं फॉर सपोज़ आपने उसको भेजा अब आगे, तो वो भी उसका सप्लाई चेन में आएगा। अब उस जहाँ पे आपने भेजा, फॉर सपोज़ आपने वेयर हाउस में भेजा, ठीक है? या फॉर सपोज़ आपने किसी रिटेल की शॉप में भेजा, उस शॉप तक वो गया तो वो भी सप्लाई चेन का ही पार्ट है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ वहाँ तक, वो सप्लाई चेन का पार्ट है और जब तक उसे खरीद के मैं अपने घर नहीं ले आई, आप अपने घर पे नहीं ले आए, तब तक वो सारे ही प्रोसेसेस जो है किसका पार्ट है? सप्लाई चेन का पार्ट रहे। क्या कभी ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फॉर सपोज़ जैसे अभी हमारा कोविड-19 पैंडेमिक आया था। कोविड-19 के टाइम पे हमें पता है कि जो गुड्स है, वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक कंज़्यूमर तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे बिकॉज़ पहली चीज़ तो कई जगहों पर ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टॉप हो गई थी। चीज़ें प्रोड्यूस हो ही नहीं रही थी। जब प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, सप्लाई चेन तो अफ़ेक्ट हो गई ना, वो डिसरप्ट हो गई ना। बस वही वाली बात यहाँ पर कही हुई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11th आपका सीएसआर के बारे में बात करी हुई है जो कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पांसिबिलिटी है एज आई टोल्ड यू कि सीएसआर का मतलब क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट की बिजनेस की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पांसिबिलिटी है उसकी बात यहाँ पे करी हुई है। ये जाहिर सी बात है कि आसपास सोसाइटी में कोई पॉल्यूशन ना फैलाए, वो कोई वेस्टेज ना करे, आप तक गंदा पानी, गंदा स्मोक वगैरह वो सब चीज़ों को वो डिस्चार्ज ना करे। वो उसके सबसे मेन रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को, सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही अपना काम करे। उसके लिए हमने कहा कि ये जो है वो 2014 में 14 में जो है ये चीज़ कंपल्सरी हो गई थी कि हर कंपनी को ये मानना है कि कंपनीज़ जो है अपने जो भी उनका लास्ट के 3 इयर्स में प्रॉफिट रहा है, उसका एवरेज प्रॉफिट जो है बेसिकली वो 2% जो है वो सीसर की एक्टिविटीज़ में मतलब जो है वो उसमें खर्च करेंगी। पॉल्यूशन को कम करने में, जो आस-पास कम्युनिटीज़ है उनको सपोर्ट करने में, अपने एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट करना, अपने जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको एक रिस्पेक्ट करना, बेसिकली डिग्निटी प्रोवाइड करना उनको, ये सब जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का यानी कि सीएसआर का ही पार्ट है।
क्लियर हो गया। एंड दैट वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर बच्चा। आई होप आपको ये वाली जो वीडियो थी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज दोबारा से मैंने समझाने में समझाने की जो मतलब लाइक मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे आप लोगों को। अगर कहीं भी कोई इशू लगा हो, कोई भी दिक्कत लगी हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो जो मैं कह रही थी कि आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम की थोड़ी सी अपडेट है, एंड दैट वाज जो मेरा प्रीवियस अकाउंट था वो था प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल का, इस नाम से था, मैंने पहले भी आपको बता रखा था। बट बिकॉज़ उस वाले अकाउंट को मैंने नाम चेंज करा था, उसको यूज़र नेम चेंज करा था, एंड बिकॉज़ उसपे मैंने बताया था कि मेसी लाइफ़, अपनी लाइफ़ के बारे में एटसेट्रा मैं वो सब उसपे कर रही हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया था, प्रगति अग्रवाल अंडरस्कोर, यानी कि नीचे वाला जो वो होता है साइन ऐसे वाला, अंडरस्कोर बोलते हैं इसको हम, यानी कि जैसे ऊपर होता है अगर, तो उसको हम बोलते हैं आपका हाइफन, जो नॉर्मल आपका ये है, लेकिन वो नीचे है तो उसे हम बोलते हैं अंडरस्कोर। आपने कोई वर्ड लिखा, फॉर सपोज हाइफन ऐसे लिखा मैंने, तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो वो आगे लिखूँगी तो वो ठीक है। पर अगर मैं उसको हाइफ़न के आगे, आपको दिख जाएगा फ़ोन में होता है वो, नीचे वाला है वो, और फिर मैं आगे कुछ लिख रही हूँ, इसे हम बोलते हैं आपका अंडरस्कोर। तो यही यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे ऑफ़िशियल। इस तरीके से आपकी आईडी, जैसे अभी मैंने कल ही आईडी क्रिएट करी है नई वाली। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ बच्चों को जो डीएम आते हैं वो मेरी प्रीवियस आईडी पे आ रहे थे। मैं काफ़ी मेस्ड अप हो गया था, इसलिए मैंने नई वाली आईडी आप लोगों के लिए बनाई है। और बाकी अब यूट्यूब पे सब कुछ बहुत कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑल्सो मैं क्लास 11th की वीडियोस भी, क्लास 11th के बच्चों की भी क्वेरी आ रही थी, मैं उनके लिए भी कुछ वीडियोस आप लोगों के लेकर आया करूंगी। एंड क्लास 8 के, एज आई टोल्ड यू, कि आपके सारे ये चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, बिकॉज थोड़ा चैप्टर वो लेंदी है, तो मुझे कल या परसों तक उसमें टाइम लगेगा, तो मैं कर दूंगी, उसकी वीडियो भी ले आऊंगी। एंड आफ्टर दैट हम लोग करेंगे आपकी क्लास 8 के एसएसटी का हर एक चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट आज 15-20 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं हर एक चैप्टर से, उसकी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी। शॉर्ट यानी कि छोटी वीडियोस, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए और हेल्पफुल वो हो सके। ठीक है जी। एंड आई थिंक दैट वाज ऑल ऑफ योर ऑल ऑफ होल सॉरी ऑल ऑफ योर चैप्टर। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑलवेज ओपन है। एंड क्लास 1 के बच्चों के भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वन शॉट वगैरह लेकर आया करूंगी, जो कि कुछ वीडियोस में नहीं लाई थी। बट हाँ, बिकॉज एग्जाम्स की वजह से काफी सब कुछ बहुत मैंने इंटरप्रेट सा हो रहा था। एंड बिकॉज जो मेरी वो वाली आईडी थी जिसका नाम क्या है, इट वाज आई एम प्रगति। हाँ, इट इज़ नेम्ड एज़ आई एम प्रगति, उसका नाम है प्रॉपर। एंड आपको दिख जाएगा वो, मतलब ठीक है, वहाँ पर मैं उसका कंटेंट अपलोड करती हूँ अपनी, ऐसे मतलब मस्ती काइंड ऑफ पूरा, ये 4 आई है उसके आगे, और ये इस तरीके से है। ये जो प्रीवियस वाली आईडी थी, मतलब यहाँ पे मैं अपना लाइफ अपडेट, अपनी मेसी लाइफ, मतलब जो प्रॉपर होता है ना, नॉर्मल एक पर्सन, एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ, मतलब वो सब उस वाली आईडी पे। अच्छा हो तो यहाँ फॉलो कर लो, वरना आप लोग नॉर्मल जो मेरी प्रोफेशनल आईडी है वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यस, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो। तो अगर कोई और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, डीएम करके पूछो, फॉलो कर लो, कुछ भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। कोई और वीडियो आप लोग चाहते हो, आप लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।